स्वागत करता हूं अपने सभी प्यारे साथियों का जीपी ऑनलाइन क्लासेस में। एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपकी सफलता सुनिश्चित करे। आज हम देखने वाले हैं गुजरात सर्कल के मैथ्स के क्वेश्चंस जो 2024 में पूछे गए थे। टारगेट हमारा 20/20 रहना चाहिए हर एक पीवाईक्यू में। सारे क्वेश्चन अटेंड आपको करने ही हैं, है ना, ताकि आपकी स्पीड बन जाए अच्छी। तो पूरे जोश और उत्साह के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और लग जाइए काम पे। बोला गया किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए वो संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि संख्या है कोई सी और उसी संख्या में क्या करना है, हमें जोड़ना है उसी संख्या का 16 सही 2/3%। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इस 16 सही 2/3 का मैं क्या कर लेता हूँ, फ्रैक्शन बना लेता हूँ। जो जानते हैं, जिन्होंने परसेंटेज की क्लासेस अच्छे से की हैं, उन्हें पता है कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। जिन्हें नहीं मालूम, देखिए 16 तियां 48 और 2 50, इसे लिख सकते हैं 50/3 प्रतिशत। प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 100। तो ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 5/30, जिसे आप काटेंगे तो आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6 यानी 6 में अगर हम एक जोड़ें तो हमारे को संख्या क्या मिलेगी, आप कहेंगे संख्या मिलेगी 7/6। अगर मैं 6 में एक की बढ़ोतरी करूं तो वो बढ़ोतरी मेरी कहलाएगी 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी। अब ये जो 6 था ये मूल संख्या थी और जो 7 है ये बढ़ी हुई संख्या है ना, बढ़ी संख्या। और हमें बोला जा रहा है कि जो संख्या प्राप्त होगी, यानी ये जो 7x है और ये 6x आप मान लीजिए, तो 7x बराबर है 4956 के। हमें बताना है 6x या फिर मूल संख्या। तो मूल संख्या आपकी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 4956। हमें निकालना है 6x की वैल्यू, तो गुणा कर दीजिए 6, और ये 7x की वैल्यू थी तो बटे में कर दीजिए 7 को। अब ये हो जाएगा 7 सत्ते और 0 8, और 7 दहम, है ना, ये हो जाएगा 700 और 8 छंग 48, 42 48, 7 छंग 42 और 42 48। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए औसत का प्रश्न आपके सामने है। बोला गया 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 40, 13, 37, x और y। इनका औसत मान 28 है। x और y का औसत मान क्या होगा। ठीक है, x और y का औसत। ठीक है, चाहे तो बेसिक तरीके से भी, चाहे तो एवरेज आपको दिया गया है, एवरेज से ये जो नंबर्स हैं वो कितने कम या कितने ज़्यादा हैं उससे भी आप इसे हल कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप बेसिक से करें तो 5 नंबर्स हैं, एवरेज कितना है 28। तो अगर 5 नंबरों का औसत 28 हो तो इनका योग हो जाएगा औसत गुणा कुल संख्या, 28 पंचे 140। अब 3 संख्याएं आपको दी गई थी, है ना, कौन कौन सी थी, तो ये थी 40, 13। इनका योग अगर मैं निकालूं तो 40, 13 और 37 कितना बन गया, ये बन गया 90। ठीक है, यानी आपको पता चला कि x प्लस वाई इसका योग कितना है, तो आप इसमें से 5 संख्याओं में से 3 संख्या को घटा दीजिए, तो ये आ गया 50। यानी x और y का
योग कितना है, वो है 50 के बराबर। अगर योग 50 है और संख्याएं 2 हैं तो इनका औसत हो जाएगा 50/2 यानी 25। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 63। सिंप्लीफाई यहाँ पर आपको करना है और बहुत बेसिक सा आपके पास क्या है, इक्वेशन है। सबसे पहले डिवीजन, ये हो गया 7, 7 प्लस 7 × 1 माइनस का 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 × 1 = 7 माइनस का 7। 7 से 7 कट गया, अकेला 7 बच गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, साधारण ब्याज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 4016 रुपए है। धनराशि यानी प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा कि यहाँ पर आपको क्या-क्या चीजें दी गई हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या चीजें चलनी चाहिए, वो ये कि साधारण ब्याज क्या होता है, R/T%। रेट और गुणा का जो भी गुणनफल होगा उतना ही प्रतिशत प्रिंसिपल का होगा ब्याज। तो यहाँ पे 5 × 10, 50% प्रिंसिपल का अगर 4016 है, 100% यानी प्रिंसिपल बताना है तो इसका 2 गुना 8032 है ना। बाकी अगर आप फॉर्मूले के थ्रू देखना चाहते हैं बेसिक तरीके से तो वैसे भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ प्रिंसिपल बराबर रख दीजिए। तो साधारण ब्याज 416 × 100 बटे रेट इंटू टाइम, 5 × 10। ये चला जाएगा 10 बार में, ये चला जाएगा 2 बार में, 8032। क्वेश्चन नंबर 65। चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए। सिंप्लीफाई करना है बॉड मास का नियम लगाते हुए। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये बॉड मास लिखा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज। अब इसके बाहर क्या है, 8/4। आप चाहें तो इसे 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद तो प्लस का है। तो ये हो गया 2 प्लस, अब 5 और 2 7, 7 चौके 28/2 और ऑफ का मतलब गुणा 3 माइनस, अब ये 20/5 ब्रैकेट में है तो इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा कितना, 5 चौके 20, ये हो जाएगा माइनस का 4 है ना। ये चला जाएगा 14 दूनी 28 और इधर आ जाएगा 14 × 3 = 42 माइनस का 4। तो 42 और 2 44, 44 में से 4 जाएगा तो बचेगा 40। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे। यहाँ पर भी आपको वैल्यू निकालना है, इक्वेशन दी हुई है। करते हैं इसे सॉल्व। बॉड मास आपको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ से क्या है, गुणा पहले सॉल्व होगा तो 6 × 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ से बच गया कितना, 3। ठीक है, अब 22 प्लस, और उससे ही पहले ऑफ था, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, 22 प्लस 12 माइनस, यहाँ पर है 14 है, बटे में है 2 और गुणा में है 3, है ना। ये हो गया 7, है ना, और 22 प्लस 12 माइनस का हो गया 7 तियाँ 21, तो 34 में से 21 जाएगा, बचेगा कितना, 13। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67। चलिए इस प्रश्न पे आइए।
प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। और देखिए, आपने अभी तक जो 2024 की पीवाईक्यूज हुई हैं, उसमें आपने लगभग हर दिन इस टाइप का प्रश्न देखा है ना? कि आपको एक सेलिंग प्राइस दिया जा रहा है और कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस उसमें हो रहा है। आपसे रिक्वायर्ड दूसरा सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। जैसे इस प्रश्न में 581 रुपए में वस्तु को बेचने पर 17% की हानि हुई। अब हमसे पूछा गया कि अगर 30% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने रुपए पर बेचा जाए। सेकंड, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो सीधा जो सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है उसे लिखिए। ठीक है, फिर इसे बेचने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे देखिए। जैसे यहाँ पर 17% की हानि हुई है ना, 17% लॉस है। और लॉस के केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यानी ये जो वैल्यू है ये केवल 83% ऑफ सीपी है। आपसे पूछा गया है 30% लाभ, यानी सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट के केस में होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 100 प्लस 30 यानी 130% की वैल्यू निकालनी है। 83% की वैल्यू दी गई है, तो 130/83। अब 83 से कटना चाहिए, ये है ना 581, 7 8 56 और 7 3 21, ये चला जाएगा 7 टाइम्स में, और 13 सते हो गया 91, 910 रुपए हो जाएगा सेलिंग प्राइस 30% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे। एक और साधारण ब्याज का प्रश्न, जल्दी से इसे पढ़िए और उत्तर दीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, है ना। प्रश्न को पढ़िए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 64 गुना हो जाएगी। ठीक है, आपसे टाइम पूछा गया है 64 गुना होने का। 3 वर्ष में 8 गुना, जिसमें 1 गुना तो खुद प्रिंसिपल होगा, यानी हमारा जो वास्तव में राशि बढ़ी 3 वर्ष में वो बढ़ी है 7 गुना। ठीक है, 3 वर्ष में 7 गुना, बढ़ाना कितना है 64 गुना, तो 1 गुना तो इसमें खुद प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी वास्तव में बढ़ना है 63। तो अगर 7 गुना बढ़ने में 3 वर्ष, तो 9 सत्ते 63 होता है, यानी 9 का गुणा करना है। समय पे भी आप करिए 9 का गुणा, 9 तियां 27, 27 वर्ष में हमारी राशि 64 गुनी हो जाएगी, है ना। या फिर आप सीधा 64 गुना होने का जो समय है, टाइम है, इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, n-1 गुणा। अब यहाँ पर चूंकि कितने समय की बात लिखी जा रही है, 8 गुना होने की, है ना, 2 गुना होने की दर तो नहीं थी। इस पर हम लिख देते हैं 8 गुने होने का समय, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 64 माइनस 1 63, और कितना हो जाएगा n, यानी 3। नहीं नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी, चलिए बेसिक से देख लीजिए इसे। बेसिक से दिखाते हैं, देखिए क्या होगा यहाँ पे। आप सपोज करिए प्रिंसिपल आपका था 100। ठीक है, मैंने माना प्रिंसिपल मेरा था 100 और राशि हो जा रही है 8 गुना, तो 100 का 8 गुना हो जाएगा 800, यानी अमाउंट बन गया हमारा 800। टाइम कितना, टाइम था 3 वर्ष। 3 वर्ष में राशि हमारी 100 से 800 रुपए हो गई। अब यहाँ पे अगर आप ब्याज निकालें तो ब्याज आपको मिलेगा कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 800 में से 100 घटाइए तो ब्याज है 700, यानी 3 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है, 700 रुपीज। यहाँ से आप चाहें तो रेट निकाल ले या फिर
डायरेक्टली आप तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल 100 ही था, हमें इसे बढ़ाना है 64 गुना, यानी 6400। तो वास्तव में हमारा राशि या फिर जो ब्याज है वो हो जाएगा 6300। 6300 हमारा ब्याज, 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल। तो 700 रुपए बढ़ने में 3 वर्षों का समय लग रहा था, 6300 बढ़ने में कितना हो जाएगा, इसका 9 गुना। तो यहाँ पर भी आप कर दीजिए 9 का गुणा, ये हो जाएगा 27 साल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्लास खत्म होने के बाद गुड नाइट कीजिएगा, अभी बने रहिए क्लास में। टाइम एंड वर्क, इसका प्रश्न है। 15 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए, बहुत ही अच्छे, अनयूजुअल चीजें हो रही हैं। चलिए 18 और 4, 108। ओके, चलिए प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया कि 15 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को कितने दिन में कर रहे थे? ये एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर रहे थे, है ना? अब बोला जा रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं। देखिए, ज़्यादातर भी नहीं, 99% केसेस में आपको एक और स्टेटमेंट दी जाती है इस टाइप के प्रश्न में, कि इतने व्यक्ति इतने दिन में, और इतने व्यक्ति का मतलब इतने कॉम्बिनेशन ऑफ लोग इतने दिन में, इतने कॉम्बिनेशन ऑफ लोग इतने दिन में। तो वहां से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, फिर इफिशियंसी निकालते हैं, उसके बाद टोटल वर्क, फिर वही काम जितने लोगों से प्रश्न में पूछा गया है करवाने के लिए, हम वो निकालते हैं, है ना? ये हमारा बेसिक जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है। अब यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट दी गई है, 15 पुरुष और 18 महिलाएं ये कर रहे हैं 12 दिन में। अब यहाँ पर अगर आंसर इसका निकालना भी हो, तो इस केस में आंसर हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सेकंड केस में 5 मेन हैं और 6 वुमेन हैं। तो यहाँ पे आप एक रिलेशन देखेंगे कि जो आदमियों की संख्या है वो 1/3 कर दी गई, और औरतों की संख्या भी 1/3 कर दी गई। जब हम संख्या काम करने वालों की 1/3 कर देंगे, तो हमें जो समय लगेगा वो लगेगा 3 गुना, है ना? क्योंकि आपने पूरे व्यक्ति जितने भी काम करने वाले थे सभी को क्या किया है, 1/3 कर दिया, है ना? इस वजह से आपका जो नंबर ऑफ डेज है वो 3 गुना हो जाएगा, और लगने वाला समय हो जाएगा 36 डेज। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चूंकि दोनों जगह, मेरी बात को विशेष ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में, क्योंकि दोनों जगह 1/3 हमने की है संख्या, इस वजह से हम उत्तर निकाल पाए। अदरवाइज अगर यहाँ पे 1/3 और यहाँ अगर 1/2 कर दिया जाता, तब आप उत्तर नहीं निकाल पाते, है ना? हमने केवल उत्तर इस वजह से निकाला, दोनों जगह सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 70। चलिए, एक और टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। यदि 400 लोग 30 दिनों में, अच्छा ठीक है, 200 किलो चावल खाते हैं, तो 30 लोग 500 किलो चावल कितने दिनों में खा पाएंगे?
वेरी गुड। आपका जो भी आंसर आ रहा है एक बार क्रॉस चेक करिए। अगर सारी चीजें सही हैं, है ना, तो फिर उसी आंसर पे अडिग रहिए। 40 लोग थे, है ना। यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, M1 D1 H1, सॉरी M1D1 MDH/W बराबर M2D2 अपॉन W2। अब देखिए, कार्य कुछ भी हो सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, है ना, चीजें बनाई जा सकती हैं, चीजें कंज्यूम की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर जो वर्क है ना, वो कंजम्पशन पे है, उपभोग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो 40 लोग थे, 30 दिनों का समय था, कितना कंजम्पशन किया, 200 किलो, बराबर 30 लोग, नंबर ऑफ डेज पूछा गया है और कंजम्पशन हमें बताया गया है 500। बस अब इसे हल कर दीजिए, है ना। 30 से 30 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 40 गुणा 500 और बटे आ जाएगा 200। 0 से 0 कट और ये चला जाएगा 20 बार में 20 पंचे 100। नंबर ऑफ डेज आ गए कितने, 100, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ई। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी है, बिल्कुल बिल्कुल, 200/2 यानी कि 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। स्पीड एंड डिस्टेंस। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई वाले पुल को पार करने में इसे कितने समय, मतलब कितना समय लगेगा, वो भी सेकंड में। ऑप्शन नंबर बी, और कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को भी। देखिए, यहाँ पर सीधा आपको बताना है क्या, टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हम क्या देखते थे कि हमारा डिस्टेंस जो है वो किस किस ऑब्जेक्ट के पास है, प्रश्न में किस किस ऑब्जेक्ट के पास डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ 360 मीटर दी गई है, तो ट्रेन के पास भी लेंथ है, प्लस यहाँ पर प्लेटफॉर्म के पास भी, यानी हमारी ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसके पास भी लेंथ है। और वो लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ है ट्रेन की लंबाई की दोगुनी, यानी 360 का दोगुना। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के पास भी लेंथ है और स्पीड आपके पास केवल ट्रेन के पास है। प्लेटफॉर्म क्या है, स्टेशनरी है, तो ट्रेन की स्पीड। अब आते हैं लेंथ पे। ट्रेन की लेंथ 360, 360 का दोगुना हमारा क्या था, पुल था, तो ये हो जाएगा 720। ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 36 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे कर दीजिए हल, ये हो गया 1080/36, पार करने में लगेगा केवल 30 सेकंड। ठीक है, क्योंकि पार करना यानी क्या होता है, विजुलाइज कीजिए कि आपका प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे आपकी क्या थी, ट्रेन थी, जस्ट इसके प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पे। ठीक है, ये और प्रश्न हमेशा इसी तरीके का आपको एज्यूम करना होता है अगर हमारे पार करने की बात हो रही है। ये है ट्रेन की लेंथ और ये है प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसकी दोगुनी। ठीक है, ये थी कितनी, 360 मीटर और ये थी 720। प्रश्न में आपको क्या करना था, ट्रेन को टोटल यहाँ पे यहाँ ले जाना था, क्रॉस करना था, यानी हमारी ट्रेन यहाँ पर इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो हमारी ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये 720 तो की ही, प्लस ट्रेन की लेंथ भी उसने कवर किया, यानी टोटल डिस्टेंस
1080 मीटर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 72 पे। बोट एंड स्ट्रीम, है ना, नाव और धारा। एक पानी में, मतलब शांत पानी में, एक नाव की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा और नाव का वेग क्या होगा? आपसे पूछा गया है दोनों की अलग अलग स्पीड। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि शांत पानी में नाव की गति कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटे। हम क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं आपके पास। एक तो शांत पानी में, यानी जब पानी स्थिर है, पानी एकदम स्थिर है, उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं हो रहा है, पानी रुका हुआ है, तब आपकी बोट की चाल कितनी है? 21। ठीक है। और इसके बाद दो कंडीशन और होती हैं, एक शांत जल वाली, फिर पानी मान लीजिए क्या हो रहा है, बह रहा है किसी दिशा में। अब अगर आपकी नाव भी उसी दिशा में बहे, जैसे मैंने जो वाटर बनाया, सपोज करिए इस तरफ बह रहा है, ठीक है, पानी की जो चाल है वो इस तरफ है, आप इसे बोलेंगे ईस्ट साइड। और अगर हमारी बोट ईस्ट साइड ही जाए तो आप क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b प्लस डब्लू, क्योंकि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव जाए तो आसानी से चलेगी और स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। वेयर एज पानी आपका ईस्ट तरफ ही जा रहा था, लेकिन आपकी जो बोट है अगर वो इस तरफ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस डब्लू। अब बोट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसे पानी के विपरीत दिशा में जाना है तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं b माइनस डब्लू। अब आपको देखिए, अकेले b की वैल्यू दी गई है 21, फिर आपको धारा के प्रतिकूल, इसे आप देखिए, जो मैंने लिखा ना यहाँ पे धारा के साथ, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। और इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, धारा के अपोजिट जाना अप स्ट्रीम कहलाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल। तो प्रतिकूल के लिए b माइनस डब्लू, अनुकूल के लिए b प्लस डब्लू। तो b की वैल्यू आपको पता है 21, b माइनस डब्लू ये आपको दिया गया है कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। b की वैल्यू रखिए, b बराबर 21 माइनस डब्लू बराबर 9, 9 को इधर भेजिए, डब्लू को इधर लाइए, ये बन जाएगा 12। तो 12 बराबर क्या, वाटर, है ना, यानी पानी की जो चाल है वो है 12, बोट की जो चाल है वो है 21। ये हो गया आपका उत्तर, 12 और 21। अब यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ये चीजें नहीं हैं, ऑप्शन नंबर डी हुआ करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा b प्लस डब्लू कितना होगा, 21 प्लस 12 33, b माइनस डब्लू कितना होगा, ये तो दिया ही था 9 के बराबर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 73, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक ठाक क्वेश्चन आपके, मतलब आंकड़ों में पूछे गए हैं स्पीड एंड डिस्टेंस से, गुजरात वाले सर्कल में। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन से 72 की चाल से चलती है, यह कितने समय में एक बिजली के खंभे को पार कर लेगी? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे टाइम पूछा गया है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस केस में जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें किस किस ऑब्जेक्ट के पास लेंथ है, तो आप देखेंगे ट्रेन की लेंथ दी गई है। अब
ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है क्या उसकी लेंथ हम मानते हैं? तो ट्रेन हमारी क्रॉस कर रही है किसे? खंबे को। तो खंबे की लेंथ को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस होगी वो केवल ट्रेन की लेंथ होगी और स्पीड भी केवल हमारे पास ट्रेन की है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन या ट्रेन की स्पीड जो लिखना हो। तो ट्रेन की लेंथ 300 बटे स्पीड आपकी थी 72 किलोमीटर पर आवर में। इसे बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 चौके 72 और 5 चौके 20, 20 से 300 बार हो जाए कितना? 15 बार में चला जाएगा। तो 15 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे। एक बार सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होगा उसे फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन को पढ़िए। विक्रेता ने 6 रुपए में 7 केले खरीदे और 7 रुपए में 6 केले बेचे। इसका परिणाम क्या होगा? यानी प्रॉफिट या लॉस कितने प्रतिशत का होगा? तो सबसे पहले दिमाग में चलना चाहिए कि इस तरीके का प्रश्न कभी भी आपके सामने आए तो आपको क्वांटिटी सेम करना होता है ना? क्वांटिटी आप सेम कर लीजिए। तो क्वांटिटी सेम करना है, प्राइस क्वांटिटी मैंने 2 कॉलम बनाए और एक मेरे लिए होगा सीपी के रेफरेंस में और एक होगा मेरे एसपी के रेफरेंस में। तो विक्रेता क्या कर रहा है? 6 रुपए में 7 स्वयं खरीद रहा है और 7 रुपए में 6 वस्तुएं या केले बेच रहा है। आपको करना है क्वांटिटी सेम। यहाँ पर गुणा कीजिए 6 से, यहाँ पे गुणा कीजिए 7 से, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी सेम। अब जिसका गुणा आपने यहाँ किया है 7 पे, इसका गुणा करिए इससे भी 6 से और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 7 का गुणा। तो अब नया प्राइस और क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 36 रुपए 42 केले, 7 सते 49 और 42 केले। यानी व्यक्ति ने स्वयं 36 रुपए में 42 केले खरीदे और उतने ही वस्तु या उतने ही केले 49 रुपए में बेचे। तो आपको यहाँ पर शुद्ध प्रॉफिट दिख रहा होगा कि कितने रुपयों का उसे मुनाफा हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। 13 रुपए का फायदा कितने पे? 36 रुपए पे, गुणा कर दीजिए 100 से। इसे मैं काट देता हूँ 4 से, 9 चौके 36, 4 से काटेंगे 25, है ना? ये चला जाएगा 250 और 25 तिया 75, 325 बटे 9, 9 तिया 27 बचा 5, 9 छक्का 54, 36.1% का मुनाफा, 36.11। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे। एवरेज का क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं। बोला गया है ए प्लस बी का एवरेज है 15,050, बी प्लस सी का 15,350, सी प्लस ए का 15,200। ए की वैल्यू पूछी गई है। चलिए वैल्यू बताएं ए की। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी औसत है उसे लिखिए, उसके बाद निकालिए योग। तो ए प्लस बी, औसत कितना था? औसत था 15,050 का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योग। तो योग हो जाएगा 15,050 गुणा 2, है ना? क्योंकि 2 व्यक्तियों का औसत था। तो औसत गुणा कुल संख्या, ये हो जाएगा 30,100।
फिर आपके पास था बी प्लस सी, इनका ये एवरेज कितना था, ये था 15,350। तो इनका योग हो जाएगा 15 दूनी 30 और 350 का गुणा 2, ये हो जाएगा 30,700। फिर बी प्लस सी, इनका सॉरी सी प्लस ए, इनका औसत था 15,200, तो योग हो जाएगा 30,400। अब देखिए जब आप इसे जोड़ेंगे, है ना, ये आपका एकदम टाइम एंड वर्क वाला जैसे करते हैं ना, पेयर पेयर वाला, ये वही चीजें हैं। आप इन सब को जोड़िए तो आपको 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 1 8, है ना, 0 0, 7 और 1 8 4 12, कैरी आ गया 1, 3 3 6 3 9, 91,200। इसे इस भाग दे दीजिए इससे, ये चला जाएगा 45 दूनी 90, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 45,600। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 45,600। आपसे पूछी गई है ए की वैल्यू, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से मैं किसे घटा दूं, बी और सी को, तो मुझे मिल जाएगी ए की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 45,600 माइनस बी प्लस सी का योग था 30,700। तो 6, है ना, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 14,900। ये थी ए की वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे, एक और औसत का प्रश्न और बहुत इजी वाला है। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? चलिए बताइए। वेरी गुड। देखिए, आपको 7 लगातार सम संख्याएं पूछी गई हैं, तो हर एक सम संख्या के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का होगा, है ना? चाहे कोई भी आप इवन नंबर लें, हर एक इवन नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आएगा 2 का। तो जब डिफरेंस सेम है तो आप क्या करिए, जो भी नंबर है उसकी सेंटर टर्म, मिडिल टर्म आपका औसत बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 7 नंबर थे, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सेंटर वाली टर्म आपकी कौन सी बन जाएगी? फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर ही आपका क्या होगा? औसत। तो ये बन गया 44, जो औसत था, ये हमारी चौथी संख्या थी। 44 के पहले इवन नंबर आपका होगा 42, फिर 40, फिर 38। इसके बाद अगले जो आपके इवन नंबर होंगे 44 के बाद, ये होंगे 46, 48 और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 50। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई इस सीरीज की और ये सबसे छोटी। और प्रश्न में आपसे इन्हीं का योग पूछा गया था, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट इनका योग हो जाएगा 38 प्लस 50 यानी कि 88। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। देखिए बिल्कुल आपको, जैसे इस प्रश्न में आपको एक और चीज थी, है ना, वो ये थी कि आप किसी भी बीच के टर्म को उठाइए, है ना, जैसे आप इसे पहले और आखिरी को उठाएंगे और उनको 2 से भाग देंगे, औसत के बराबर ही निकलेगा। आप सेकंड वाले को, मतलब यहाँ से स्टार्ट से दूसरा और आखिरी से दूसरा, इसे भी अगर आप उठाएं और बटे 2 करें तो भी आपको औसत के बराबर ही मिलेगा। इसी तरीके से पहले से तीसरा और आखिरी से तीसरा,
इन्हें भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपको औसत में यानी उसे 2 से भाग देंगे तो औसत के बराबर ही आपको वैल्यू मिलेगी, है ना? क्योंकि डिफरेंस सेम है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए साढ़े साढ़े 12% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज की गणना करें। कितना होगा प्रिंसिपल और कितना होगा ब्याज? देखिए, अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए जहां पर थोड़ा सा अंतर भी आपको वैल्यू में दिया हो, तो एक बार सबसे पहले ऑप्शन में नज़र दौड़ाया करें। हो सकता है आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें वो डिफरेंस फॉलो किया जा रहा हो। जैसे 3500 रुपये कम है, यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 3500 के बराबर होगा। तो एक बार ऑप्शन पे नजर नज़र दौड़ाइए। इनके बीच में 3500 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी डिफरेंस 3500 नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर बेसिक तरीका भी है और एक जो हम करते हैं ना कि R इंटू टी परसेंटेज ऑफ पी, कि हमारा ब्याज जो होता है ना वो कितना होता है R इंटू टी परसेंटेज ऑफ पी के। अब आपको यहाँ से ब्याज मिल जाएगा कितना, 12 तिया 36 और एक इसका 37.5, यानी हमें पता चल गया कि साधारण ब्याज 37.5% है पी का, और पी प्रिंसिपल अपने लिए 100% होता है। अब मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा। 37.5 यानी अगर आप 37.5% का फ्रैक्शन बनाएं, ये हो जाएगा 3/8। अब इस 3/8 का ही इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, तो 3 आपका हो जाएगा साधारण ब्याज और 8 हो जाएगा मूलधन यानी प्रिंसिपल। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस है यहाँ पर 5x का, जो कि बराबर है इनमें जो वास्तविक में डिफरेंस है, यानी 5x बराबर 3500, x बराबर हो गया 700, तो ब्याज बन जाएगा 3x यानी 2100 और मूलधन बन जाएगा 8 सत्ते 56। 5600 है प्रिंसिपल, 2100 है साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 78। जब एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और व्यय भी 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? देखिए, आय और व्यय सेम परसेंटेज पे बढ़ रहा है। अगर ये सेम परसेंटेज पे बढ़ेगा ना, तो आपकी सेविंग भी सेम परसेंट से बढ़ेगी, करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। एक बार मैं कर देता हूं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होता है। ठीक है, यानी आय, व्यय और बचत। आय मान लेते हैं कि हमारी 100 रुपए थी। अब 60% हमने खर्च किया, तो अगर मैं 60% खर्च कर दूं यानी मैं 60 रुपए खर्च कर दूंगा, बचत कितनी होगी? तो 40 रुपए बचेंगे। 100 थे, 60 खर्चे किए, 40 बच गए। अब बोला जा रहा है आय 15% बढ़ गई, यानी 100 का 15% ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 115। व्यय भी 15% बढ़ गया,
तो 60 का 15% आप निकाल लीजिए, चला जाएगा 6 और 3। अब खर्चा हो गया 69 रुपए। अगर 69 खर्च हो गए तो बचेंगे कितने? अब बचेंगे 46 रुपए। तो पहले बचत आपकी थी 40 रुपए और बचत अब बढ़कर हो गई 46 रुपए। बढ़ोतरी कितने की? 6 रुपए की। और पहले बचत कितनी थी? 40, यानी 6 की बढ़ोतरी हुई 40 पे। तो ये कितना हो जाएगा? 6/40 गुणा 100। तो आपकी जो सेविंग थी ना, वो 60/4 यानी 15% से ही बढ़ी है। आंसर आपका वही आया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है और इजी क्वेश्चन है ना, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बनाइए सभी व्यक्ति। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी ये काम कर रहे हैं 10 और 12 दिनों में। तो जो भी नंबर ऑफ डेज है इसका हम लेते हैं एलसीएम, वही होता है हमारे लिए टोटल वर्क। 12 पंचे 60, 10 छक्के 60। तो 60/10 ए की क्षमता है 6 काम प्रतिदिन, 60/12 बी की क्षमता 5 काम प्रतिदिन। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, यानी 3 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया था। तो 3 दिन का ए प्लस बी का काम कितना होगा? आप कहेंगे एक दिन में ए करता है 6 काम, बी करता है 5 काम और गुणा कर दीजिए 3 से, यानी 3 दिनों में ए प्लस बी ने 33 यूनिट काम कर दिया था। कितने में से? 60 में से। तो अब शेष जो काम बचेगा, 60 में से 33 घटाइए, ये कौन करेगा? ये 27 यूनिट काम करेगा अकेला बी। और इसे करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 27 बटा बी की क्षमता 5। तो बी को लगेंगे 5 सही 2/5 दिन। तो इतने दिन लग गए बी को जितना काम शेष था वो करने में, और स्टार्ट में इन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया था। तो यहाँ पे 3 दिन और जोड़ दीजिए, तो पूरा काम करने में इतना समय लगा होगा। ये हो जाएगा 8 सही 2/5। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, टाइम एंड वर्क का ही प्रश्न है। यहाँ पे आपको ए और बी का दक्षता का अनुपात यानी इनका इफिशियंसी रेशियो निकालना है और आपको इनफ डाटा दिया गया है इफिशियंसी रेशियो निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर है 3:1। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सही है। चलिए वेरी गुड। एक गलत, 4 गलत हुए। चलिए क्वेश्चन आप लगातार करते रहिए, ये जो 4 हैं ये कम हो जाएंगे। देखिए इस प्रश्न में आपको दो ही चीजें देखनी है। आप एज्यूम करिए कि आप एक तैराक हैं, है ना? आप क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं। आप पानी में तैर रहे हैं। तो एज्यूम करिएगा जब क्या होगा, पानी एकदम शांत होगा, या फिर आप एक स्विमिंग पूल में हैं, है ना? अगर आप स्विमिंग पूल में तैरें तो पानी क्या होगा? एकदम शांत होगा, कहीं नहीं बहेगा। तो आप उसमें कैसे तैरेंगे? नॉर्मली तैरेंगे। जितना आप फोर्स लगाएंगे आप उसी रफ्तार से तैरेंगे। तो ये कंडीशन हो जाएगी शांत जल में, सपोज करिए बोट की धारा की, जिसे हम लिख देंगे नॉर्मल बी से, कि बी की चाल इतनी, या बोट हमारी इस गति से चल रही है, व्यक्ति इस गति से तैर रहा है
है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिर सेकंड केस क्या होता है कि अब आपका पानी क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। नदी में जो पानी है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर उस पानी में कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट तैरे तो हमें ये देखना चाहिए या हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी धारा क्या है। अगर सपोज करिए पानी हमारा इस दिशा में बह रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट भी उसी दिशा में बहे, है ना, या फिर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब पानी गिरता है ना, ठीक ठाक पानी गिर जाता है, हम एक नाव बनाते हैं कागज की और उसे रख देते हैं, तो पानी जिस दिशा में बह रहा होता है, नाव हमारी कागज की उसी दिशा में बह जाती है। तो आपने देखा कि पानी अपनी जो स्पीड थी, उस स्पीड से हमारी कागज की नाव को ले गया, ठीक है, जबकि नाव हमारी नहीं चल रही थी, उसमें कोई मोटर नहीं लगा था। अब हमारी अगर नाव में मोटर भी लगा होता तो हमारी नाव और तेज चलती। यानी पानी की दिशा में अगर हम मूव करें तो हमारी जो चाल होगी, वो चाल प्लस जो वाटर की चाल है, जो पानी की स्पीड है, वो ऐड हो जाएगी, जिसे हम लिखते हैं बी प्लस डब्ल्यू। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में जाना। हिंदी में लिख देते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल दिशा में बहना, तो हम लिखते हैं बी प्लस डब्ल्यू। और वहीं अगर हम धारा के अपोजिट चलें, या फिर आप ऐसा करें कि हमारी नदी अगर इस तरफ बह रही हो और आप उसके अपोजिट तैरना चाहें, तो आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, है ना, उस कंडीशन को हम लिखते हैं बी माइनस डब्ल्यू। बस इतनी चीज़ें आपको देखनी थी। उसके बाद आपको वैल्यूज दी गई थी इस प्रश्न में। बोट की वैल्यू 21, बी माइनस डब्ल्यू वाली कंडीशन थी। प्रश्न में धारा के प्रतिकूल वाली वैल्यू दी गई थी, यानी बी माइनस डब्ल्यू बराबर 9, ये आपको दिया गया था। तो यहाँ से आपने इजिली निकाल लिया कि वाटर की हमारी स्पीड कितनी थी। ठीक है, स्टिल वाटर को हम अनुकूल या प्रतिकूल कुछ नहीं बोलेंगे, उसे हम नॉर्मल, अगर व्यक्ति का है या बोट का है तो हम उसे उसी की चाल मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी गई हैं काम निपटाने की। क्या क्या? तो बोला गया ए एक कार्य को 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। 2 दिनों के बाद छोड़ना, इसका मतलब ए ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया इसलिए मैंने लिखा 2A। फिर और बी शेष कार्य को 9 दिनों में करता है, तो 9 दिनों तक बी ने काम किया और हमारा काम पूरा हो गया, यानी ये हमारे लिए हो गया टोटल वर्क। अगर इस तरीके से काम कर दें ये दोनों लोग तो काम पूरा हो जाएगा। फिर एक और केस है कि यदि ए उसी कार्य को 3 दिनों के बाद छोड़े, यानी ए हमारा 3 दिन तक अगर काम करे तो शेष काम बी 6 दिनों में पूरा करता है। अब बी को 6 दिनों का समय लगेगा। अब क्या करिए, इसे इक्वेट कर दीजिए। 2A को मैंने इधर भेजा तो हमारे पास बचेगा ए, यानी ए बराबर हो गया 3B के, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर A अपॉन बी कर दीजिए, B को यहाँ लाइए, ये चला जाएगा A अपॉन बी और यहाँ पे आ जाएगा 3/1। ए की क्षमता है 1, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 1, तो अनुपात बन गया 3:1 का। बी जो है हमारा ए का 1/3 काम कर रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें।